को काम में लिया जाता है, आज भी लिया जाता है। दिन है अगर हम सही मायने में पहिए को घिसने नहीं देता था, लेकिन जब तांगा लगातार चल, अब कुछ दिनों बाद वो पुजारी चल बसा। तनख्वाह लेते हैं, जो आपका स्केल है, जो आप 4-5 साल के, 10 साल के, 8 साल के ऐसे बच्चों को काम में लिया जाता है, आज भी लिया जाता है। निर्माण के लिए ही सब काम किए, इसलिए उनको भारत निर्माता कहा जाता है। लोग बात समझ थे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गाँव के लिए हिंदू कोड बिल हो, मजदूरों के लिए काम के घंटे हों, देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, रिजर्व बैंक की स्थापना, सारा का सारा ताना बाना बाबा साहब की देन है। अगर हम सही मायने में आयोजन करें तो हमें दूसरे वर्गों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा जो भी इतिहास से संबंधित है। जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में बाबा साहब को एक अधिवेशन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अधिवेशन हो नहीं सका। बाबा साहब लाहौर नहीं जा सके या वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो बाबा साहब को अपने विचार रखने थे, वो विचार उन्होंने इनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक किताब में रखे हैं, आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। समाज में एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसा जिसको हम षड्यंत्र कह सकते हैं कि जो जिस वर्ग में पैदा होगा उसी वर्ग के अनुसार रोजगार करेगा। ये व्यवस्था समाज की थी। इसके पीछे एक लॉजिक दिया गया था कि इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी। किसान का बेटा खेतीबाड़ी करेगा, वो कार्यकुशलता इससे बढ़ेगी, खेतीबाड़ी या उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने पिता को खेतीबाड़ी करते हुए देखता है। इसी तरह से सभी वर्गों को ले लें, कुम्हार का बेटा घड़े अच्छे बनाएगा, नाई का बेटा अच्छे बाल काटेगा, मोची का बेटा अच्छे जूते बनाएगा। ये जो तर्क दिया जाता था, ये समाज में एक जाति पाति का एक सबसे बड़ा कारण था, जिसके पीछे तर्क दिया जाता था कि इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी। और ये व्यवस्था, इस व्यवस्था की खामियां किसी को दिखाई नहीं दी। डॉक्टर बाबा साहब ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि इस व्यवस्था में जाति पाति का विभाजन कर दिया गया है श्रम के विभाजन के नाम पर, लेकिन श्रम के विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन भी हो गया है। लोग एक दूसरी जाति को छोटा बड़ा देखने लगे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था रुचि पर आधारित नहीं है। जब तक कोई काम रुचि पर आधारित नहीं होगा, कार्यकुशलता नहीं बढ़ सकती। किसान का बेटा खेतीबाड़ी करने की इच्छा नहीं रखता, जबरदस्ती उसे वही काम करना पड़े। मोची का बेटा जूते बनाना नहीं चाहता, जबरदस्ती उसे वही काम करना पड़े। समाज में एक ऐसी व्यवस्था थी कि गर्भ धारण के समय ही बच्चे का पेशा निर्धारित हो जाता था कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। गर्भ धारण के समय ही तय कर दिया जाता था और समाज उसे किसी भी तरह का पेशा परिवर्तन करने की इजाज़त नहीं देता था। समाज में जो जिस वर्ग में पैदा हुआ है, उसी वर्ग के काम करते करते वो मर जाता था। किसी भी तरह का परिवर्तन हो, उसके हाथ कट जाएं, किसी भी उद्योग धंधे से जुड़ा हो, वो भीख मांग सकता था, लेकिन पेशा परिवर्तन की इजाज़त समाज में उसे नहीं थी। ये केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं थी। और बाबा साहब ने इसका अध्ययन किया और इसके ऊपर अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिए और अपनी रुचि के अनुसार जो उसे काम करना है उसे उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। और ये इजाज़त दिलवाई हमारे को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ये किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया उन्होंने, ये सभी वर्गों के लिए काम किया है। अगर कोई महिलाओं की शिक्षा की बात करता है, मजदूरों के काम के घंटों की बात करता है, देश की अर्थव्यवस्था की बात करता है, तो ये छोटी बात नहीं, ये पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बाबा साहब की देन है। मैं अभी अतीत से थोड़ा सा वर्तमान की तरफ आ जाता हूँ। समाज में बहुत सारे षड्यंत्र हैं हमारे लिए, हम लोग उसमें फंसे रहते हैं, जिनको हम रूढ़ियाँ या परंपराएं मान करके निभाते रहते हैं।
ये रूढ़ियाँ हैं, ये परंपराएं हैं। मैं एक आध एग्जाम्पल देके आप लोगों के सामने अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई घर का सदस्य जब कहीं जाता है, हम उसको बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं, तो घर के परिवार के लोग, माताएं बहनें ज़्यादा जानती हैं कि उसको पानी का लोटा लेके जाते हैं और जाते समय जिस भी गाड़ी या वाहन से उसे भेजा जाता है उसके टायर पे पानी डालते हैं। क्यों डाला जाता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन परंपरा है कि घर से निकलते समय जो भी जा रहे हैं टायर पे पानी डालने से ये मान लिया जाता है कि ये शुभ यात्रा का प्रतीक है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये हमें नहीं पता है। पुराने समय में तांगे होते थे, रोड सड़कें अच्छी नहीं होती थी, तांगे के जो पहिए होते थे वो लकड़ी के होते थे, उसके ऊपर एक लोहे का चक्र होता था जो पहिए को घिसने नहीं देता था। लेकिन जब तांगा लगातार चलता है टूटी फूटी सड़कों पे तो लोहे का रिम गर्म हो जाता था और गर्म होने के कारण वो कहीं रास्ते में निकल जाता था उस लकड़ी से बाहर, जिसकी वजह से वहाँ 3-4 घंटे का समय लगता था उस लोहे के रिंग को उतार के दोबारा गर्म करना, लकड़ी के पहिए को खोल के उसके ऊपर दोबारा चढ़ाना, फिर उसके ऊपर पानी डालना, फिर उसके बाद यात्रा दोबारा शुरू होती थी। तो ये जो एक परंपरा थी उस समय, वो तांगे के पहियों की वजह से थी, जिसमें लकड़ी के ऊपर लोहे का रिंग होता था, जिसको पानी डालना बार बार इसलिए ज़रूरी समझा जाता था कि कहीं रास्ते में यात्रा में कोई रुकावट ना आए। लेकिन आज भी हम उसी परंपरा को ढोए चले जा रहे हैं। घर से लोटा लेके घर से बाहर आएंगे और टायर पे पानी डालने की आदत है। अभी शहरों में नहीं है, गांव देहात में अभी भी ये चलन में है। अब मैं एक दूसरी घटना पे आता हूँ कि एक मंदिर है और मंदिर में पुजारी रहता है, जैसा सभी जानते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद पुजारी खाना खा रहा होता तो एक कोई कुत्ता वहाँ पे आ जाता है और उसके पास आके वो बैठ जाता है, तो पुजारी उसे खाना खिला देता है जो भी उसके पास था। अब कुत्ते को खाना मिलने लगा। पुजारी रोज़ाना जब भी खाना खाता उस कुत्ते को भी खिलाता है और अब उस कुत्ते ने भी मंदिर को अपना घर बना लिया, कुत्ता भी मंदिर में रहने लगा। अब पुजारी के बीच में और कुत्ते के बीच में प्रेम भाव इतना बढ़ गया कि शाम की आरती के समय जब पुजारी पूजा अर्चना करने के लिए उठता तो कुत्ता भी वहीं आ जाता था। तो पुजारी आवाज़ लगाता था कुत्ते को बांध दिया जाए, कुत्ता बांध दिया जाता था और पूजा अर्चना शुरू हो जाती थी। अब ये प्रक्रिया रोज चलती थी। जब भी शाम का समय होता कुत्ते को बांध दो, पूजा अर्चना शुरू हो गई। जब भी अगला दिन आता कुत्ते को बांध दो, पूजा अर्चना शुरू हो गई। अब कुछ दिनों बाद वो पुजारी चल बसा, दूसरा पुजारी आ गया। अब उसके बाद वो परंपरा जारी रही कि कुत्ते को बांध दो, पूजा का समय हो गया है, कुत्ता बांध दिया गया, पुजारी पूजा अर्चना करता। किसी को ये नहीं पता कि ये कुत्ता क्यों बांधा गया है, क्योंकि पहले वाले के साथ तो एक तर्क था कि वो कुत्ता उसको परेशान करता था, उसके साथ उसकी घनिष्ठता थी। कुत्ते को बांधा गया, पुजारी पूजा करता रहा। इसके बाद कुछ समय बाद कुत्ता भी नहीं रहा, दूसरा कुत्ता लाया गया। इसके बाद कुत्ता बांधा गया, फिर पूजा की गई। कुत्ते को बांध दो, पूजा की गई। तो कुत्ते का बांधना और पूजा का होना, ये दोनों चीज़ों को जोड़ लिया गया और एक ये परंपरा बन गई। तो हमें उन चीज़ों को समझना है, हमारे पास वैज्ञानिक सोच का अभाव है। अब एक तीसरी घटना मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बासुड़े एक शब्द है जो हम लोग पूजा करते हैं सवेरे भोर में 4-5 बजे उठ के, रात के बने हुए जो व्यंजन हैं हम लोग उसको ले जाते हैं पीतल की परात में या किसी में भी सिर पे रख के, और रास्ते में जहाँ पे भी हमारी जो भी मान्यता होती है वहाँ चढ़ाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही गांव की कोई बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर पीतल की परात लिए हुए, उसमें कुछ जो भी रात के बने हुए व्यंजन थे उसके पास, वो लेके जा रही थी। तो कहीं ठोकर लगी तो उसके कुछ 2-4 जो गुलगुले या शिवाली जो भी है नीचे गिर गए। अब उस बुजुर्ग महिला ने सोचा कि हो सकता है यहाँ भी कोई देवी देवता है उसके नाम से गिरे हों।
उठाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने दो और अपनी तरफ से रख दिए और हाथ जोड़ लिए और आगे चल पड़ी। अब अगले साल बुढ़िया तो इस दुनिया से निकल ली, लेकिन वो वहाँ एक पूजा का स्थान छोड़ के चली गई। अब उसके पीछे जितनी भी महिलाएं आ रही थी, उन्होंने सोचा कि बड़ी महिला है, यहाँ भी कोई देवी देवता होगा, उन्होंने भी वहाँ ढेर लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं कैसे हैं, कैसे चलती हैं और हम इसको कैसे ढोते हैं। कोई महिला दर्जी के पास अपना सूट सिलवाने के लिए देने के लिए गई और कुछ दिन बाद उसने देखा कि जैसा उसने चाहा था वैसा तो नहीं सिला, लेकिन उससे अच्छा सिला। अब उसमें हुआ क्या था कि जो सूट सिला था उसमें दर्जी से गलती से कैंची चल गई। अब उसने सोचा ये तो बड़ा नुकसान हो गया कि वो उसके पैसे देने पड़ेंगे। उसने क्या किया, उस जहाँ पे कटिंग हुई थी उसका जोड़ तोड़ करके दिमाग लगा के एक डिजाइन बना दिया। महिला बड़ी खुश हुई। अपना जब सूट कमीज लेके घर आई तो उसको बड़ी खुशी हुई। अगली बार जाके उसी दर्जी से बोली, भाई वैसा ही सूट सिल दे जैसा पिछली बार सिला था। तो कहने का मतलब जो है कि जो कल गलतियां होती हैं, जो कल की गलती है वो आज का फैशन बनती हैं और आने वाले दिन की हमारी संस्कृति बन जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी संस्कृति के नाम पे हमारे सामने लाया जाता है, हमें अपनी वैज्ञानिक सोच से, अपने तर्क से ये ज़रूर देखना है कि वास्तव में ये हमारे लिए सही है या गलत है। तो मैं यहाँ सभी बैठे माता बहनों को ये निवेदन करूँगा कि थोड़ी सी वैज्ञानिक सोच रखें। रूढ़ियाँ और परंपराएं हमारे साथ हैं, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर उनके पीछे कोई तर्क सही ना हो तो आप उन रूढ़ियों को तोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रूढ़ियों के साथ चिपके रहने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं एक बार फिर सभी आयोजकों का, CL सागर सर का मैं बहुत ओम प्रकाश निमोरिया जी से अनुरोध है कि मंच पर